So, ladies and gentlemen, I welcome you all. हम क्या करने आए हैं? We are on MCQs of Capital Structure. Capital Structure के बुक में MCQs देखेंगे. मैं कहाँ पे आऊँ MCQs में? मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पे आऊँगा. एग्ज़ाम क्वेश्चन से पहले जो MCQs हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे. कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेंगे. 57 क्वेश्चन पे आते हैं. 57 क्वेश्चन दिसंबर 19 ये रहा आपके सामने. पढ़ेंगे. हाँ, लाइफलाइन मिलेगी आपको. वीडियो कॉल आप मुझे ही करेंगे. क्या? सोनी लिव प्ले अलोंग भी चलेगा. क्वेश्चन नंबर Which approach in the capital structure argues that the overall capitalization rate क्या होता है? KO and the cost of debts KD remains constant at all degree of leverage and the same is offset by the increase in the equity capitalization rate. कौन सा है ऑप्शन? नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वॉल्टर एंड गॉर्डन. वॉल्टर गॉर्डन तो यहां पे है ही नहीं. नेट इनकम या नेट ऑपरेटिंग इनकम? 50-50. सही जवाब क्या है? के ओ और के डी दोनों हमने पढ़े हैं नालायकों. आधे से ज्यादा बच्चों को आंसर पता ही नहीं चल रहा. के ओ एंड के डी किस में कांस्टेंट था? नेट ऑपरेटिंग इनकम में था. ग्राफ ये रहा. नेट ऑपरेटिंग इनकम. आंसर इज बी. अगला सवाल ये रहा आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एजम्पशन ऑफ एमएम? एमएम की एजम्पशन ध्यान रखेंगे. सिक्योरिटीज आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, ये है. लैक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, ये भी है. नो टैक्सेशन. बी आंसर है. लैक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां. एमएम को दोनों में आएगा. MM1 MM2. टैक्सेशन के लिए MM1 आ जाएगा. ठीक. अगला सवाल ये रहा आपके सामने. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ नील लिमिटेड. कैपिटल स्ट्रक्चर है नील लिमिटेड का, जिसका नीला रंग होगा. क्या कहता है? इक्विटी प्लस रिजर्व 200 लाख के, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 50 लाख के, 12% लोन 150 लाख के. व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT सो दैट EPS इज 0? बच्चे सोच रहे थे कि नहीं आते ऐसे क्वेश्चन. टैक्स रेट पे 35%. कैसे करें? मुझे बताना है ऐसा लेवल EBIT का जहां पे EPS 0 है. मैं यहां पे देख रहा हूं EBIT, EPS. मुझे ये चाहिए. EPS मेरा 0 होना चाहिए. ठीक. EBIT में से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूं, क्या आता है? EBT. माइनस टैक्स माइनस करता हूं, क्या आता है? EAT. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स से, ये आ जाता है EPS. समझ? अब मेरा यहाँ पे EPS 0 है तो नंबर ऑफ शेयर्स कुछ तो होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे इक्विटी प्लस रिजर्व्स 200 लाख हैं. कुछ थाउजेंड या लैक्स में शेयर्स होंगे. तो मेरा EAT 0 होगा, तभी मेरा यहाँ पे 0 आएगा. उसके बाद टैक्स रेट कुछ होगा और EBT होगा.
टैक्स मेरे को 35% दे रखा है। नहीं, यहां पे एक गलती कर गए हम। प्रेफरेंस का शेयर्स भी तो आएगा, प्रेफरेंस का शेयर्स आएगा साहब, रुको एक मिनट, जल्दबाजी नहीं, यहाँ देखेंगे। यहाँ आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस में दूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि मेरा प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, फिर मेरा आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, डिवाइड करूंगा मैं नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे आएगा। जब मैं कहता हूं मेरा ईपीएस जीरो है, क्वेश्चन कह रहा है ईपीएस जीरो हो ऐसा लेवल ईबीआईटी का बताइए, तो ईपीएस जीरो है तो नंबर ऑफ शेयर्स कुछ थाउजेंड्स में, लैक्स में होंगे क्योंकि मेरा इक्विटी और रिजर्व्स की बहुत बड़ी फिगर दे रखी है। तो मेरे जब नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो मेरा अर्निंग्स यहाँ पे जीरो होगी क्योंकि मैं जीरो को डिवाइड करूंगा शेयर से तो जीरो आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, मेरा 10% डिविडेंड जाएगा 50 लाख पे, 50 लाख का 10% 5 लाख का मेरा डिविडेंड जाएगा, मैं लैक्स में लिख रहा हूं, 5 लाख का डिविडेंड जाएगा। ईएटी मेरा कितना हो जाएगा, 5 लाख ही होगा। टैक्स मेरा कितना है, 35% है। अगर मेरा 5 लाख 65% है तो 100% कितना हुआ, मेरा ईबीटी आ जाएगा। 5 लाख को डिवाइड करेंगे 65 से, 100 का आ जाएगा 769230, तो मैं यहां लिख लूंगा 7.69 लाख अप्रोक्सीमेटली। यहां तक पहुंच गए। टैक्स इसके ऊपर 35% है। इंटरेस्ट मेरा 12% लोन है 150 का, तो 150 का 12% कितना हुआ, 150 का 12% हुआ 18, तो मतलब 18 माइनस करके 7.69 आया है, इसमें 7.69 ऐड कर देंगे 25.98, नहीं 25.69, और 25.69 मेरा आंसर है सी, रुपीज इन लैक्स। किसको नहीं समझ आया बताइए बेटा। ईएटी 5 लाख आ रहा है एंड ईएटी इज आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स का उसमें 100% में से 35% कटा हुआ है, 100 minus 35 is 65, तो if 5 lakh is 65% then 100% will be EBT। ओके क्लियर है? यहाँ पे हम नीचे से ऊपर चले गए EBT तक। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ABC Limited books of account show a PB earning before depreciation, interest and taxes। क्या हुआ बताओ? ABC Limited books of account शो कर रही हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, EBDIT दे रखा है, ध्यान देंगे। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 500 लाख रुपए का दे रखा है। 12% डिबेंचर्स हैं उसके 1000 लाख के, डेप्रिसिएशन है 100 लाख का, टैक्स 35% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी PAT। बताइए मेरा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स 500 है, मैं इसमें से सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 100 लाख, मेरा आ जाएगा EBIT 400 लाख। 400 लाख में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, 12% ब्याज है 1000 लाख का, 12% कितना आता है 1000 का, 120 इज राइट। मेरा आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्या आ जाएगा 280 माइनस टैक्स कर दूंगा मैं 35%, जो आंसर आएगा वो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 280 माइनस 35%, 182 सही जवाब। कर पा रहे हो? अगला अटेम्प्ट दिसंबर 20। क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे? हम इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख सकते हैं? हाँ, हम चिट्ठियां लिखेंगे, बहुत दिन से नहीं लिखी हैं, और हम कहेंगे रिजल्ट भी बढ़िया लाए। दिसंबर 20 का क्वेश्चन देखेंगे। अर्निंग पर शेयर कैन बी कैलकुलेटेड। ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है साहब? फॉर्मूले को ऐसे इलैबोरेट किया हुआ है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
इक्विटी शेयर्स। पहला कहता है यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड बाय द प्रीवियस पीरियड ईएटी। ये तो नहीं है। यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, एंड डिवाइड द नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इफ नो प्रेफरेंस शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग। क्या ये है? ये लग रहा है, आगे भी देखते हैं। यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड बाय द कॉमन नंबर, कॉमन एंड प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर से भी डिवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। यूज द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड बाय द फोरकास्टेड पीरियड ईएटी। ये भी नहीं करते हैं, तो मेरा आंसर है बी, सही जवाब। ठीक, अगला सवाल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। हम वैल्यू ऑफ द फर्म अच्छे से करके आए हैं और इसके ऊपर सवाल भी आता है साहब। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ MNP लिमिटेड अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। द कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 80,000. इट हैज 2 लाख 8% डिबेंचर्स। इक्विटी कैपिटलाइजेशन के ई मुझे दे रखा है, इग्नोर इनकम टैक्स। मुझे निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म VF। कोई बच्चा निकाल सकता है? मैं करा के आया हूं तब ये हाल है, देख लो अपना। इतना आसान क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ द फर्म बताइए साहब। आधे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, आधे बच्चे सरेंडर हैं। सर आप ही बता दो। सर हमसे ना हो पाएगा, हम तो छोड़ के आएंगे। करते हैं। मेरा 80,000 का EBIT दे रखा है, 2 लाख 8% डिबेंचर्स हैं, 8% ब्याज जाएगा उस पर, और KE दे रखा है। मैं जानता हूं वैल्यू ऑफ द फर्म वैल्यू ऑफ डेब्ट्स है और वैल्यू ऑफ इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। वैल्यू ऑफ डेब्ट्स मुझे क्वेश्चन बता रहा है 2 लाख रुपए। मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, जो मेन खेल है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा वो देखते हैं। मैं EBIT लूंगा। EBIT मेरा कितना है? 80,000 रुपए। माइनस करूंगा इंटरेस्ट। यहां देखेंगे दोस्त, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, कितना? 2 लाख का 8%, 16,000 रुपए। मेरा क्या आ जाएगा? 64,000 आ गया। ये आ गया मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, या इसी को अर्निंग आफ्टर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच में हम टैक्स लेते नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता नहीं है। इसको मैं डिवाइड कर दूं KE से। कितना है KE मेरा? 10%। तो मेरा क्या निकल आता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी 6,40,000। सही जवाब। 6,40,000 ऐड कर देंगे, 8,40,000 आपका आंसर A है। क्या कोई बहुत बड़ी बात है? कितने बच्चों का निकल गया था? 2 3 4 बच्चे, बाकी बच्चे सब मोह माया है। ABC लिमिटेड एक्सपेक्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 1 लाख। नेट ऑपरेटिंग इनकम है साहब 1 लाख की, 5 लाख 6% डिबेंचर्स हैं। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ओवरऑल है, KO दे दिया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE बताइए इसमें अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। करके देखिए खुद। अब मैं करा के आया हूं नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम। दिमाग लगाइए। एग्जाम आपका है। एग्जाम में 1.5 से 2 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन करने। कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकलेगा।
सब चीजें करी हुई हैं हमने। क्वेश्चन कह रहा है नेट ऑपरेटिंग इनकम हम ईबीआईटी को कहते हैं। जिसका नहीं हो रहा यहाँ देखेंगे, 1 लाख रुपए की ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस में करूँगा इंटरेस्ट। 5 लाख का 6% इंटरेस्ट है, कितना हुआ? 5 लाख का 6% 30,000 रुपये। ये आ गया मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और इसी को मैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स कहता हूँ, 70,000 रुपये। यहाँ तक पहुँच गए? वहाँ तक पहुँच गए? 14% सही जवाब। पहला पड़ाव पार कर लिया है आपने। इसके बाद मैं क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा किससे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं केई से तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, केई तो मुझे चाहिए। अब मुझे पता है वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट्स। वैल्यू ऑफ डेब्ट मुझे 5 लाख दे रखा है, और जब मैं कहता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो मैं कहता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केई। ये फॉर्मूला है नहीं है? वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केई। सॉरी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। ये वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है यार। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे इसमें से। 1 लाख डिवाइडेड बाय केओ मुझे दे रखा है 10%। कितना आ गया ये? 10 लाख की मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। ठीक, यहां तक। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट्स मुझे दे रखा है 5 लाख रुपए, तो मैं 5 लाख रुपए माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 5 लाख। ठीक, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। वैल्यू ऑफ इक्विटी से मेरा के ई निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। अब मैं जानता हूं वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय के ई। तो मैं कह सकता हूं के ई इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो मेरी अर्निंग्स कितनी है? 70,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है? 5 लाख। इंटू 100 कर देंगे, जो आएगा आंसर है 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 क्या आता है? 14% सही जवाब। फिर एक बच्चा निकाल पाया। दिमाग चलाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। मैंने सारी अप्रोचेस पे बहुत टाइम लगाया, इसीलिए क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक, अगला सवाल पढ़ेंगे एमएम का। The company PQR Limited has EBIT 2 lakh, expected return on investment 12%. What is the total value of the firm? यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म मांग रहा है VF, मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी से। बता सकते हो? बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 लाख की ईबीआईटी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर है। ये बच्चा करके आएगा ये करके आएगा, छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि दो ही चीजें दी हैं, या तो डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, कुछ ना कुछ तो करेगा कैलकुलेटर चलाएगा। हाँ, जय माता दी, निकल आएगा। बट हमें सारे करके आने हैं। 65 पे आइए। द फर्म हैज अ ईबीआईटी ऑफ 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट्स। ईबीआईटी है मेरे पास, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट मतलब वैल्यू ऑफ डेब्ट दे दिया 80,000, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 20%, के ओ दे दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए। कर वही बच्चा पाएगा जिसको सारे वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KE।
EBIT मेरे को पता है, KE मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे भी निकल जाती है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ, हाँ, जब मेरी वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट है, तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट्स। वैल्यू ऑफ फर्म मेरे को दे रही, मेरे को नहीं पता, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी? नालायको 50,000 डिवाइडेड बाय 20%। वैल्यू ऑफ डेप्ट मुझे दे रहा है 80,000। जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका। पचास हजार डिवाइडेड बाय 20%, 2.5 लाख। 2.5 लाख माइनस 80,000, 1,70,000। ये आंसर। समझ आया मैं कैसे लगा रहा हूं फॉर्मूला? समझ आ रहा है? क्या आगे बढ़े? अगला सवाल 66। स्काई लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे कंसेप्ट्स, फॉर्मूले, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन सब टेस्ट हो रहा है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। स्काई लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव: डेब्ट्स, प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉमन इक्विटी. द फर्म हैज क्रिएटेड अ EBIT EPS chart that shows the several indifference point. Indifference point का पॉइंट आ गया जो हम पढ़ के आए हैं. What does each indifference point show the firm? क्या शो करता है इंडिफरेंस पॉइंट? इंडिफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट पूछा है इसमें, क्या शो करता है? क्या आंसर है इसका? आप जीत रहे थे 1,60,000 रुपये और अब आप 10,000 लेके जाएंगे। नहीं, आप जीत रहे थे 5,000 रुपये और आप कुछ नहीं लेके जाएंगे। सी देख रहा हूँ। The level of EBIT that generates identical EPS under the different alternative financing plan. The level of sales that generate the level, it shows the level of EBIT and EPS at which the DFL is identical under a different alternative financing plan. None of the above. A आंसर है नालायक। A है, क्यों नहीं है? इनडिफरेंस पॉइंट वहां है जहां EBIT सेम है। ए आंसर होना चाहिए। अब गाने नहीं आएंगे, आएंगे तो देशभक्ति के आएंगे, क्योंकि हम क्यों देशभक्ति के तो हारेंगे। हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव साल भर चलेगा। इनडिफरेंस पॉइंट क्या है? ऐसा EBIT का लेवल एट विच द EPS ऑफ द टू कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ डेब्ट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में। यही वाली लाइन का तो पूरा कंसेप्ट लग रहा है। मेरे को क्वेश्चन कह रहा है स्काई लिमिटेड ने 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, EBIT EPS चार्ट बनाया उसने। EBIT EPS चार्ट ये वाला होता है जो हमने यहाँ पे सीखा था, और इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि यहाँ पे बताइए व्हाट डज ईच इनडिफरेंस पॉइंट शो द फर्म। ये जो मेरा इनडिफरेंस पॉइंट है ये क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है। तो ये दर्शाता है कि क्या कि द लेवल ऑफ EBIT दैट जनरेट्स द आइडेंटिकल EPS अंडर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान। अलग अलग फाइनेंसिंग प्लान है, एक इक्विटी एक डेब्ट्स, और मेरा यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि जो मेरा लेवल ऑफ EBIT है यहाँ पे आइडेंटिकल EPS है। EPS दोनों के सेम होते हैं, यही तो है। DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अगला लीवरेज के चैप्टर में पढ़ेंगे आप, अभी आएगा लीवरेज के चैप्टर में। अगस्त 21 पे आइए। अगस्त 21 से आने से पहले एक चीज कीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के MCQs पे आइए, क्योंकि एक MCQ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में गलती से चला गया है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का MCQ जो आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कीजिए, दिसंबर 20 का, ये इसी चैप्टर का है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के MCQs में क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 20 का क्वेश्चन है, गलती से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्रिंट हो गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे
और जो ये बच्चा कर गया उसको तो फिर इनाम है। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू एज अ वेट्स। मार्केट वैल्यू लेनी है, वेट्स लेने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2 लाख रुपए की, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के, इफ द फर्म यूजेस 5% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 11%। ये ई मुझे दे रहा है। मुझे निकालना क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के ओ या WACC निकालना है। मार्केट वैल्यू के वेट्स लेने हैं, उसमें वेट्स लेके निकालना है, सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कह गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एवरेज निकालिए मतलब ओवरऑल निकालिए और यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ वेट्स, तो वेट्स लेके आंसर बताइए सर। पहली लाइन में लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। बताइए, दिसंबर 20 में 90% बच्चे छोड़ के आए थे, लेकिन हम नहीं छोड़ के आएंगे। कराऊं मैं? मुश्किल क्वेश्चन है। EBIT मेरे पास क्या है, साथ साथ देखेंगे। EBIT 2 लाख रुपए है, माइनस करूंगा मैं क्या, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट जाएगा? 4 लाख पे 5%, कितना जाएगा? 20,000 रुपये। बातें बंद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, होएगा नहीं, लिख के दे रहा हूं मैं, क्योंकि उस टाइम अलग ही स्ट्रेस लेवल होता है और इतना दिमाग तभी चलेगा जब बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT 1,80,000 आ गया। टैक्स यहाँ पे मुझे दे नहीं रखा, ये मेरा आ गया। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी 180, प्रेफरेंस भी नहीं है। अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी को मैं KE से डिवाइड कर दूं, KE मुझे क्वेश्चन 11% बता रहा है, ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी 180 डिवाइड बाय KE कितना आ जाएगा? 16363636 कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा फिगर किस्मत वालों के आता है। 163636 ठीक, वैल्यू ऑफ इक्विटी तक पहुंच गए। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है, ओवरऑल बताइए वेट्स देके। मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ डेब्ट्स। वैल्यू ऑफ डेब्ट्स मेरे पास 4 लाख है। वैल्यू ऑफ फर्म में दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 20,36,364 रुपये। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म तक पहुंच गए, दोनों को ऐड कर दिया, इक्विटी की वैल्यू, डिबेंचर्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। उसके बाद मुझे वेट्स देने हैं। इक्विटी का अलग है, डिबेंचर्स का अलग है। इक्विटी की मेरी यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकली है, दिस इज माय मार्केट वैल्यू। डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू एक ही मानेंगे, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। 1636,364, 4 लाख यहाँ पे लेंगे, टोटल मेरा आएगा 20,36,364 रुपये। वेट्स देंगे इनको, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू ही मान रहा हूँ मैं। वेट्स कैसे देंगे हम? 136, इसको 1636,364 डिवाइड करेंगे 20,36,364 से 0.8 0.8 समथिंग आएगा बेटा, 0.808 आना चाहिए। 4 लाख डिवाइडेड बाय, आंसर आपका 4 ऑप्शंस में से ही कुछ है। नहीं तो वीडियो कॉल अ फ्रेंड आप करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे यहाँ पे।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के ई मुझे क्वेश्चन बता रहा है 11%, और के डी क्या लूं मैं? 5% ही लूंगा क्योंकि टैक्स का मुझे पता नहीं है। WACC दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आना चाहिए? क्या आएगा दोस्त? आंसर आपका क्या आएगा? आंसर टोटल करेंगे 9.82 आएगा। सी इज राइट। मैं क्यों उठाऊंगा? मेरे को किया वीडियो कॉल फ्रेंड। हाँ आप देख पॉइंट। अगला सवाल करेंगे आपके लिए। अगला सवाल कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही जाके करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल था मेरा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं छुड़वा नहीं सकता। कैपिटल स्ट्रक्चर का अगला सवाल करेंगे। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं? क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को? अगला सवाल अगस्त 21 का, क्योंकि 2021 में एग्जाम अगस्त में हुए थे। 67th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। When EBIT is higher than the financial break-even point, there would be, जब EBIT फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो मेरा इंडिफरेंस पॉइंट था उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट क्या है? डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें दो तीन टर्म्स आए, एक कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरा क्या होता है? एमपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आंसर इसका कैपिटलाइजेशन है। आंसर इसका कैपिटलाइजेशन है। पीछे हो सकता है आंसर गलत दिया। कैपिटलाइजेशन आंसर है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये मैंने नहीं बताया अभी तक। ओवर कैपिटलाइजेशन के आगे लिखेंगे इफ वैल्यू ऑफ डेब्ट्स प्लस इक्विटी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने ओवर फाइनेंसिंग कर रखी है। और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है? व्हेन वैल्यू ऑफ डेब्ट्स प्लस इक्विटी इज लेस देन वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब क्या कि कंपनी अंडर फाइनेंसिंग करके बैठी है, या उसको उसके फाइनेंशियल्स ही ऐसे हैं कि उसको लोन ही नहीं मिलता है। ओवर फाइनेंसिंग, अंडर फाइनेंसिंग दोनों ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर आपकी ओवर फाइनेंसिंग है तो आपने ज्यादा फाइनेंस ले रखा है। ठीक, बराबर होना चाहिए दोनों, तभी आपका अप्रोप्रिएट। अगला द क्रिटिकल एग्जाम्पशन। एजम्पशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए एजम्पशंस को अच्छे से करेंगे। ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ द वैल्यूएशन इज। नेट ऑपरेटिंग इनकम हम करके आए हैं, उसकी एजम्पशन क्या थी? Debt and equity always remain unchanged. Dividend increase at the constant rate. KO remains constant regardless of the change in the leverage. क्या? Yes. C. KO मेरा उसमें कांस्टेंट रहता है। डिविडेंड्स का कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट का भी कोई लेना देना नहीं है, और KE KD भी चेंज हो जाते हैं। अगला सवाल 70।
An EBIT EPS indifference analysis chart is used for conceptual question indifference point का जो हमने किया है, बताइए साहब. EBIT EPS indifference analysis is used for evaluating the effect of the business risk and EPS. Number 2, examining EPS result for alternative financing at varying EBIT levels, determining the impact of change, showing the changes in the EPS quality over the time. सारे एक जैसे हैं सर. सही जवाब है B. Examining the EPS for alternative financing plan at varying EBIT levels. ठीक. Which kind of capital structure has a large proportion in consisting of equity capital and retained earnings which have been plugged back into the firm over a considerably large period of time? Types of capital structure जब पढ़ाया था तो बताया हुआ है ये. अलग अलग types of capital structure थे. पिरामिड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. बुक में लिखा हुआ है आपके, जब कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स पहले पेज पे होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा जब लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड रिटेन प्लॉक्ड बैक कर लिया जाए तो वो कौन सा होता है साहब? कौन सा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? पिरामिड होता है. ठीक, कराया हुआ है आपको क्लास. अगला December 21, ए लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.5 लाख रुपए का है. इंटरेस्ट 2,75,000 का है. टैक्स रेट 40% का है. नेट ऑपरेटिंग इनकम बता दीजिए. कितना आसान क्वेश्चन है सर. 72. मेरा ईबीए मेरा क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्या आंसर है इसका? मुझे ईबीआईटी पूछा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है. फिर हम उल्टा चलेंगे. माइनस टैक्स होता है यहां पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, माइनस इंटरेस्ट होता है. इंटरेस्ट कितना जाएगा? 2,75,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? टैक्स रेट मेरा 40% है तो 2,75,000 टैक्स मेरा 60 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा? ये 750 है. ये 750 बुक में ठीक है, मैंने गलत लिखा. 750 डिवाइडेड बाय 16 to 100 12,50,000. 12,50 में ऐड कीजिए 275 क्या आता है? 15,25,000 इज राइट. ये आपका आंसर है. समझ आ रही है कैसे किया मैंने? यहां से यहां पहुंच रहा हूं. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा इंडिफरेंस पॉइंट था, वहां पे क्या होता है? It is that level of EBT at which the EPS is 0, at that level of EAT at which EPS is 0, it is that level of EBIT at which EPS is 0, that level of EBIT at which EPS is 0 and above. C आंसर है. अगला सवाल दे रहा 4 approaches of capital structure decisions जो हम पढ़ के आए हैं. नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम डैश डैश. मोदी गिलानी एंड मिलर and traditional. Which of the following are the type of capital structures? Horizontal होता है, pyramid होता है, vertical होता है, inverted pyramid होता है. C is the right answer. 76th question. Das and Company Limited EBIT for the year 15 lakh at 12.5%. 12.5% का उसका लोन है 40 लाख का. 12.5% पे 40 लाख का लोन है. 13.75 का 30 लाख का लोन है. बहुत लोन लेके बैठा है. 5.5% पे 75 लाख का लोन है. तो मेरा EBT एज अ परसेंटेज ऑफ EBIT बताइए. मतलब मेरे को EBT
डिवाइडेड बाय EBIT का परसेंटेज बताना है। मेरे को EBIT दे रखा है, EBT निकालना है, तीनों का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। क्या आंसर है करके बताइए। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा इसमें? मेन इंटरेस्ट ही है। 40 लाख का 12.5%, 30 लाख का 13.75% प्लस करूंगा मैं 75 लाख का 5.5%। क्या आता है इसको सब ऐड करके? इंटरेस्ट बहुत आएगा, और उसको मैं क्या कर दूंगा, EBIT से माइनस कर दूंगा। 15 लाख में से माइनस कर दीजिए उसे, EBT आ जाएगा। कितना आता है इंटरेस्ट? कितना आता है? बच्चे सरेंडर हैं, घर जाना चाहते हैं। 13 लाख। नहीं, कितना आता है? 13,25,000 आना चाहिए। चेक करते हैं। 5 लाख, एक मिनट 412,500, 13,25,000 आता है भाई साहब, सबका ब्याज मिला के तीनों का। किसी का आया? हाँ, देख लो, इतनी पब्लिक में से एक बच्चे का आया, वो भी इतनी देर बाद। हाँ, अब तो आएगा ही, अब तो आएगा ही आएगा। हाँ, अब तो आना ही है। हाँ, अब तो आना ही है दोस्त, माइनस करेंगे, क्या आएगा? 175 इज राइट। अब मेरे को EBT एज अ परसेंटेज ऑफ EBIT निकालना है, तो EBT मेरा कितना है? 175 EBT आया है। EBIT मेरा कितना है? 15 लाख का है, क्वेश्चन बता रहा है, इंटू 100 करेंगे, क्या आता है? 11.666%। तो ऑप्शन मेरा है ए। ठीक है, कर लोगे ऐसे। जून 22 लेटेस्ट अटेम्प्ट का देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions? assumption पे क्वेश्चन आता ही आता है। assumptions of net income approach of capital structure theory। कौन सी assumption है इसकी? कितने बच्चे कहते हैं? क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। A project requires capital outlay of 400 lakhs। ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आएगा। आप भी छोड़ के आएंगे? हाँ, तो छोड़ के आ जाएंगे बस। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, क्या मुश्किल है? मैंने इंडिफरेंस पॉइंट करा रखा है, तो कैलकुलेशन के लिए इंडिफरेंस पॉइंट के क्वेश्चंस कराए मैंने, इसीलिए कराया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार। और उससे अगली बार भी देना पड़ गया तो। नहीं, मैं करा के भेजूंगा, जो जो जाना चाहता है जा सकता है। A project requires a capital outlay of 400 lakhs. The required amount can be raised either by 400 लाख के मेरे यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड है, दो तरीके से मैं रेस कर सकता हूँ। या तो मैं इक्विटी से रेस करूँ, इक्विटी से अगर रेस करता हूँ बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 400 लाख्स, तो मेरी यहाँ पे 400 लाख की यहाँ पे इक्विटी से रेस हो जाएगी। और बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 200 लाख्स, या तो मैं इक्विटी से 200 लाख रेस करूँ एंड एक्वायरिंग डेब्ट्स ले लूँ, 15% डेब्ट्स ले लूँ 200 लाख का। समझ आ रहा है क्वेश्चन?
एज्यूमिंग द टैक्स रेट 40% है, इंडिफरेंस पॉइंट बताइए ऑफ बोथ द फाइनेंसिंग ऑप्शंस विल बी। मैंने इंडिफरेंस पॉइंट बहुत अच्छे से करा रखा है, इंडिफरेंस पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, और इंडिफरेंस पॉइंट का मैंने क्वेश्चन भी कराया था, इसी वजह से कराया था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार आ गया है और इंस्टीट्यूट एक बार पूछता है और बच्चों को हैरान कर देता है। इंडिफरेंस पॉइंट में मेरा ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको समझाया था। इसमें एक ऑप्शन क्या है कि इक्विटी से फाइनेंसिंग हो रही है और एक इक्विटी एंड डेब्ट से हो रही है। तो मेरा यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इंडिफरेंस पॉइंट वो होता है, क्या होता है, जहाँ पे मेरा ईपीएस दोनों का बराबर आ जाए। तो दोनों में ईपीएस कैसे बराबर आएगा, जब मैं ईपीएस के फॉर्मूलेस दोनों में लगा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा साहब, EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, ये मेरा इक्विटी का फॉर्मूला है। इक्विटी का मेरा ईपीएस कैसे निकलेगा, EBIT 1 माइनस टी, मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा, उसमें कोई इंटरेस्ट तो आता नहीं है। और अगर मेरा इक्विटी और इंटरेस्ट डिबेंचर्स दोनों हैं तो मैं EBIT में से पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा डिबेंचर्स का, फिर 1 माइनस टी लूंगा और डिवाइड कर दूंगा N2 से। मुझे EBIT निकालना है, EBIT को आप x ले लीजिए, x निकाल सकते हैं। इसमें क्या करूंगा मैं, x 1 माइनस टैक्स रेट 40% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स लूं तो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स पहले प्लान में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, मेरे 400 लाख के है। द रिक्वायर्ड अमाउंट कैन बी रेज्ड ईदर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ, वन के ही होंगे, नहीं नहीं, हम्म, कितने होंगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन ने बड़ी अजीब सी इंफॉर्मेशन, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 200 lakhs एंड एक्वायरिंग, 400 ही ले लो आप। EBIT x माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट में निकाल लेता हूँ इस पे, इंटरेस्ट मेरा आएगा 200 लाख पे कितना परसेंट, 15% आएगा। कितना आता है इंटरेस्ट 200 का 15%, 30 lakhs। 1 माइनस टी कीजिए, 40% है, और इसमें 200 से डिवाइड कर दीजिए, ये x की वैल्यू आएगी इसमें से, ऐसे करेंगे इसका। ठीक, इसको काट ही देना 0000 को, आंसर क्या आएगा, 60 lakhs आएगा आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 60 lakhs आनी चाहिए। समझ आया, हमने इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, ईपीएस दोनों की जगह सेम होता है। और मेरे को क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इनडिफरेंस पॉइंट पूछा है। इनडिफरेंस पॉइंट वो होता है जहां पे मेरा EBIT मेरे को इनडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस दोनों का बराबर देता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इस तरीके से भी हम तैयारी करके चलेंगे। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म होता है, इसके बाद अगली क्लास में नया चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे, बाय बाय।